हाय, मैं मुस्कान यादव आपको लक्ष्मीकांत पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपके लिए तीन पार्ट अपलोड कर दिए हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से 1781 तक। अब इसके बाद हम 1786 के अधिनियम से पढ़ेंगे। जैसे कि 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 है 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। यानी कि आपको मैं एक बात बता दे रही हूँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल जो है वो एक पद का नाम है जो बंगाल में बनाया गया है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग। और दूसरे कौन हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन हुए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए हैं। और उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें मांगी थी। अब भाई इसका मतलब है कि कुछ नियम रखे थे कि ये मेरी शर्त मानिए तो हम जा रहे हैं भारत में शासन करेंगे। तो देखिए, उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार होगा। यानी कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, वह जो उनकी काउंसिल होगी जिसको वो क्या कहते हैं, अपने हिसाब से रूल करेंगे काउंसिल को, अभी निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का योग्य होगा। यानी कि उनके हिसाब से जो उनके काउंसिल हैं, वो उनके जो वो देंगे काम, उसे मान भी सकते हैं, नहीं भी। मानना या न मानना काउंसिल के अंडर में रहेगा, वो नकार भी सकते हैं। फिर उसके बाद है उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उसने इसके बाद दो पद भी मांगे। सेनापति, यानी कि सेनापति का मतलब है कि जो सोल्जर हैं उनका अध्यक्ष होगा। कमांडर इन चीफ, यानी एक और पद मांगा जिसमें कमांडर इन चीफ, ये भी सेना के अध्यक्ष में ही आते हैं। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानूनों के प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। अब दो कानून को और जोड़ दिया गया 1786 के संविधान में। 1700 कानून में जोड़ा गया। जब कॉर्नवालिस आया, दो कानून और जोड़ दिया गया, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्त थी। फिर उपरोक्त 1793 का चार्टर कानून आया। अभी तक क्या आता था हमारे देश में? अधिनियम आते थे, कानून बन कर आएंगे। अब चार्टर आएंगे जो कि कानून पास करे। जैसे कि प्रथम जब आया महारानी एलिजाबेथ ने जब कानून पास किया तो एक चार्टर ही प्रथम पास किया था। अब दोबारा से चार्टर आएगा 1793 का कानून चार्टर। इसकी क्या विशेषता थी? इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया। विस्तारित यानी कि विस्तार कर दिया। जब तक हम, एक बात मैं इसमें बता दे रही हूँ कि हम प्रश्न कब तक नहीं लिख सकते? जब तक हमें किसी चीज का अर्थ नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक हम उस प्रश्न को नहीं लिख सकते। यूपीएससी क्या हमसे मांगती है कि ऊपर का ना हो, उसमें अंदर क्या समझाया गया है, क्या लिखा गया है, उसको देंगे। नहीं तो हम कोई भी कहानी लिखकर चले आएंगे, जैसे कि हमने हाई स्कूल और इंटर में किया है। लेकिन यूपीएससी पूरा पढ़कर ही चेक करती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। और कब तक हम नहीं लिख पाएंगे? जब तक आप पूरा उसको पढ़ नहीं लेते हैं। जैसे कि
इस अधिकार 1793 में क्या अधिकार हुआ? कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई शक्तियां हैं। काउंसिल के निर्णय के ऊपर, काउंसिल ए है, पद है, उस पर एक व्यक्ति बैठा है, उनका जो निर्णय है उनके ऊपर अधिभावी शक्तियां को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल तक विस्तार। यानी कि अब जो भविष्य में गवर्नर जनरल होंगे वो भी काउंसिल की शक्तियों को मानेंगे, वो भी काउंसिल के ऊपर अधिभावी शक्तियों का मानेंगे। इसने गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की। अब इस गवर्नर ने क्या किया? अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास में जो कानून थे, जो वहाँ की गवर्नर थी, उनके ऊपर इन्होंने और अधिक नियंत्रण कर लिया, यानी और अधिक शक्ति अपने हाथों में ले ली और उन पर नियंत्रण कर लिया। इससे भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। अब क्या किया इन्होंने? अब एक कानून पास किया जिससे भारत में हम अगले 20 वर्ष और अधिक तक व्यापार क्या करेंगे? अधिक करेंगे। ये किसने किया? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने कहा था ना कि हम निर्णय मान भी सकते हैं और नहीं भी, और इसीलिए इसने ऐसी शर्त रखी थी ताकि हम भारत में और अधिक कड़ा शासन अपना स्थापित कर पाए। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। यानी कि जो कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल थे, काउंसिल के सदस्य अब अनिवार्य नहीं है कि वो आप काउंसिल के सदस्य हों, इन्हें सदस्यता ही समाप्त कर दी, बेशर्त कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि अब एक ही पद धारण करेंगे, दो पद नहीं धारण करेंगे। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान दिया जाएगा। यानी कि अब जो गवर्नर वहाँ के काम कर रहे हैं, उनको कहाँ से अब राजस्व मिलेगा? भारत के राजस्व से उनको भुगतान किया जाए। भारत की कर व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, अब उसमें से उनको क्या किया जाएगा? उसमें से ही उनको धन दिया जाएगा, उनका वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे चार्टर कानून। इसके बाद एक चार्टर फिर आया 1813 में, चार्टर ऑफ 1813 में। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। क्या हुआ? भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार, इस पे ध्यान दीजिए, एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब भारत पर क्या है? कंपनी का अकेले का अधिकार नहीं होगा, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अब जितने भी ब्रिटिश के व्यापारी आएंगे वो सभी अब भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, क्या एकाधिकार समाप्त कर दिया 1800। तो एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी जो वहाँ कंपनी थी वही केवल उन्हीं के कर्मचारी ही व्यापार कर पाते थे। लेकिन अब जो ब्रिटिश की लोग आएंगे यहाँ भारत में, वो भी अब यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तक चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। लेकिन जो चीन के साथ व्यापार करती थी चाय, इस कानून में चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, इसको एकाधिकार में ही कंपनी के ही अंडर में रखा। उसे ब्रिटिश के लोगों तक नहीं दिया। जो अब वहाँ के लोग आएंगे वो चाय पर और चीन में जाकर व्यापार नहीं कर सकते,
लेकिन भारत में वो व्यापार कर सकते हैं। दो कानून है इसमें ही, दो कानून। एक तो एकाधिकार समाप्त कर दिया, दूसरा है चाय और चीन पर का एकाधिकार नहीं समाप्त किया। और इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को प्रकट व स्थापित कर दिया। अब इस कानून से क्या हुआ? अब एंट्री धीरे धीरे अब ताज का शासन आ रहा है। देखो, राजा की प्रभु सत्ता, ताज का शासन जो 1858 से स्थापित होगा भारत में, जो मैंने इसके पहले आपको बताया था। आप समझ रहे हैं ना? दूसरा कानून यहाँ आया, यहाँ से धीरे धीरे ताज जो है एंट्री भारत में मार रही है, अब एंट्री कर रही है। और इस कानून ने ईसाई मशीनरी को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। प्रबुद्ध कहीं आ जाएगा, प्रबुद्ध का मतलब तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रबुद्ध का मतलब क्या है। तो ईसाई मशीनरी माने ईसाई के जो धार्मिक लोग थे वो अब भारत में आएंगे, धर्म का अपने प्रचार करेंगे, ताकि भारत के लोग उनके धर्म में अधिक रुचि ले और वो उनके अंतर्गत ओर जाएं, ताकि और उनसे अधिक व्यापार करें। वो लाभ बताएंगे, हमारे धर्म में ये लाभ है, हमारे साथ आओ, हम आपको अधिक स्वतंत्रता देंगे, यानी लालच देना, प्रबुद्ध करना, प्रबुद्ध की अनुमति मांगी, यानी कि इनका प्रबुद्ध यानी इनकी बुद्धि को फेर देना, ये इसका मतलब होगा। और इस कानून ने भारत में कुछ ब्रिटिश इलाके थे, जैसे बंगाल, मद्रास, बिहार, बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था है। अब यहीं से क्या होता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी टूटेगी। और किस समय हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहा जाता है काली शिक्षा यहीं से हमारे देश में प्रारंभ हुई और हमारी शिक्षा टूटती ऐसे होगी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही इसका वो जाता है श्रेय कि इन्होंने ही भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करवाया। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर भी लगाने के लिए अधिकृत किया। यानी कि अब ये कानून जो है अस्थाई सरकार, जैसे गांव में भी सरकार होती है, उन पर भी ये लागू होगा। कर भुगतान नहीं करने पर दंड भी दिया जाएगा, यानी कि जो टैक्स नहीं देगा अब उसे दंड मिलेगा इस कानून के तहत। कौन सा कानून है? 1813। कौन सा कानून है? 1813 चार्टर कानून, ताकि आपको याद रहे इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। अब उसके बाद एक नया कानून और आता है। कौन सा? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। हमें यहाँ दो चीज देखना है, 1773 ये रहा और 1781। 1773 में कानून आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसको सुधार करने के लिए सेटलमेंट एक्ट आया था जो तो 1781। अब आ रहा है 1784 का एक्ट, जो ब्रिटिश संसद ने पास किया है, एक संशोधित अधिनियम 1781। अब 1781 का जो अधिनियम आया था उसमें सुधार करने के लिए 1784 का एक एक्ट आ रहा है, ईस्ट इंडिया एक्ट। अब ये क्या करता है देखते हैं इसमें, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया, यानी कि इसे ब्रिटिश की संसद ने पास करके हमारे भारत में भेजा है।
तो इसकी विशेषता क्या है? इसे कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्स जिसमें हम अर्थव्यवस्था की जानकारी ज्यादा रखते हैं। कार्यों को पृथक कर दिया। बजट अलग से पास होगा, जैसे अब फरवरी आई है, बजट आएगा, जितना हमने खर्चा किया, फिर बजट आएगा जितना हम खर्चा करेंगे भविष्य में। अब राजनीति को, पॉलिटिक्स को और वाणिज्य कमर्शियल अर्थशास्त्र को, इन दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया, पृथक कर दिया। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक नई संस्था भी बना दी। इसने क्या किया? व्यापारियों के मामले में अधीक्षण तो दे दी कि ठीक है, व्यापारियों को अपने अधीक्षण है, उन्हें अधिकार है कि वो शासन करेंगे, लेकिन राजनीति में क्या किया? व्यापार में तो उन्होंने छूट दे दी, लेकिन व्यापार के राजनीतिक मामले में के प्रबंधन में क्या किया? एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण अब स्थापित कर दिया, नाम दिया, का गठन कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर कौन सा शासन हो गया? द्वैध शासन। अब 2 शासन भारत में चलेगा, एक अर्थव्यवस्था का और दूसरा राजनीति का। नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड को यह शक्ति दी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेंगे। क्या करेंगे? बोर्ड नियंत्रण क्या करेगी? बोर्ड नियंत्रण क्या करेंगे? 2 शक्तियां प्रदान की। ब्रिटिश नियंत्रण, भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण। बोर्ड क्या करेगी? हमारे पॉपुलेशन पर, सोल्जर पर और राजस्व कर पर वो क्या करेगी? हमारे कर पर वो नियंत्रण स्थापित करेगी। ठीक है। और इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। अब 2 कारण से मतलब है इसका, कौन कौन से कारण? 2 कारण से इसका महत्वपूर्ण है। भारत में पहला क्या अंश है? भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, जो भारत में कंपनी के अधीन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन है क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। ब्रिटिश आधिपत्य। एक बार एंट्री कब करी? एक बार हमने बताया आपको एंट्री, जब ताज के पास हम अपनी नागरिक, सोल्जर, इनके बारे में हम उनको जानकारी देंगे। दूसरा है ब्रिटिश आधिपत्य, जहां कंपनी का शासन है वहां ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र माना जाएगा। और दूसरा क्या है? ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, कंपनी के जो कार्य थे, अब भारत में कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कुछ कार्य थे और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किया गया। पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार करेगी, ना कि कंपनी के कार्यों पर जो है वो ब्रिटिश सरकार नियंत्रण करेगी। जो उनका कंपनी का क्षेत्र है वो भी ब्रिटिश के आधिपत्य में आएगा, वो भी। ये 2 कानून यहाँ आएगा। अब इसके बाद हम कल देखेंगे। आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।